आपने सही कहा। अन्यथा हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो संस्कृत को मृत भाषा कहता है। फिर भी संस्कृत के प्रति जो थोड़ा आग्रह है हमारा, वैसा हिंदी के प्रति नहीं दिखता है। जैसा तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला भाषी लोगों का अपनी भाषाओं के प्रति है, वैसा हिंदी भाषी लोगों का हिंदी के प्रति आग्रह दिखाई नहीं देता है। आग्रह तो मुझे लगता है कि संस्कृत के प्रति हिंदी से भी कम हुआ, तभी तो लोगों को ये कहने का अवसर मिला कि वो मृत भाषा है, उसको बोलने वालों की संख्या कम हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी भारत का इतना बड़ा वर्ग संस्कृत का उपयोग करता है कि उसको मृत भाषा कहना, ये तो मेरा ख्याल है संस्कृत के साथ नहीं बल्कि संस्कृति के साथ अन्याय होगा, और ये इस पूरे देश की आत्मा है। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को मृत घोषित करने का काम कर रहे हैं यदि आप संस्कृत को मृत भाषा कहते हैं तो। क्योंकि जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के हम सब लोग सीना तान करके, सर ऊंचा करके और सीधी रीढ़ की हड्डी लेकर के पूरी दुनिया के सामने जाते हैं, ये गौरवबोध जागृत जहाँ से होता है वो संस्कृत है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कि लोग अपने मान बिंदुओं का इस तरीके से अपमान करते हैं और वो सोचते हैं कि हम प्रगतिशील हो गए। इन्हें एक प्रकार से ये अपने आप को नकारना है। ये ऐसा लगता है, संस्कृत को नकारने वाले लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ कुल्हाड़ी लेकर के खुद अपनी जड़ें काट रहा हो। इस प्रकार का ये उपक्रम है। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है तो हिंदी को लेकर के एक समय ज़रूर था कि दक्षिण भारत में भी कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है। लेकिन इन दिनों मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी अब जनसामान्य की भाषा बनी है, और हिंदी के साथ कई प्रकार के उपसर्ग विशेषण लगा करके हमने कई प्रकार से उसको कहा कि पहले कहा कि राजभाषा है, फिर कहा कि इसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए, किसी ने कहा कि ये जन भाषा है, किसी ने कहा कि ये साहित्य की भाषा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हिंदी दरअसल विश्व भाषा बन करके उभरी है, और विशेष करके हिंदी की ओर विज्ञान का ध्यान गया है। हम सब लोग अगर गूगल पर देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इस समय हिंदी भाषा में जितनी सामग्री अपलोड की गई है, गूगल तो एक एक शब्द का हिसाब किताब रखता है। तो मुझे लगता है कि गूगल के कार्यालयों में इन दिनों जिस ढंग से हिंदी को जानने वालों की भर्तियां हो रही है, जिस ढंग से नासा में, अब नासा के वैज्ञानिकों को आप बताइए क्या आवश्यकता है, लेकिन उनको भी ऐसा लगता है कि संस्कृत में और हिंदी में लिखा हुआ साहित्य संभवतः पश्चिम के विज्ञान जगत के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए हिंदी के प्रति आकर्षण अब दुनिया का भी बड़ा है। एक समय ऐसा जरूर रहा कि अंग्रेजों की परतंत्रता के काल से हम सब लोगों के मानस पर अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हुआ, और वो एक प्रकार से गुलाम मानसिकता का प्रतीक था। लेकिन ऐसे सैकड़ों प्रसंग आए कि जब हिंदी ने अपने स्वाभिमान को जागृत करते हुए संपूर्ण विश्व को अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। ऐसे एक दो प्रसंग नहीं है, यानी विशेष करके मैं एक बात को हमेशा कहता हूँ कि ब्रिटिश लिंग्विस्टिक अथॉरिटी जो सामान्यतया यह तय करती है कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन से नए शब्दों को समावेशित करना है और वो विश्व की किन भाषाओं से आयात किए जाएंगे। अब आप सोचिए कि अंग्रेजी भाषा की जो मात्र संस्था है जो शब्दकोश में शब्दों का प्रवेश तय करती है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो चेयरमैन है, वो कौन है? वो प्रोफेसर नागप्पा है, हमारे केरल के रहने वाले हैं। और केरल के प्रोफेसर नागप्पा अंग्रेजी के इतने अच्छे जानकार हैं कि उतनी अच्छी अंग्रेजी संभवतः अंग्रेजों की भी नहीं है, तभी तो उन्होंने उनको चेयरमैन बनाया। हुआ यूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व भाषा सम्मेलन हो रहा था, और विश्व भाषा सम्मेलन में प्रोफेसर नागप्पा को अपना उद्बोधन देना था। वो उठ करके डायस पर गए और डायस पर जाकर के वापस लौटे, और टेबल पर एक ग्लोब रखा हुआ था, पृथ्वी का प्रदर्श जो होता है मॉडल, तो वो लेकर के वो डायस पर आए और अपने जेब से उन्होंने पेन निकाला और उस पेन की नोक को उस ग्लोब पर रखा और उस ग्लोब को घुमाने लगे। और घुमाते घुमाते उन्होंने पूरा चक्कर लगाया, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व भाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई नाटक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखे बगैर इस बात को निश्चित कर लिया है, या मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे पेन की नोक दुनिया के जिन जिन देशों से होकर के गुजरी है, उन सब देशों के विश्वविद्यालयों में इस समय हिंदी पढ़ाई और सिखाई जा रही है। इस बात का गौरव विश्व की कोई दूसरी भाषा व्यक्त नहीं कर सकती। ये बात जब उन्होंने कही तो लोगों को ध्यान में आया कि वास्तव में पूरी दुनिया के लोग धीरे धीरे हिंदी की ओर कितने आकर्षित हो रहे हैं। मैंने केवल नासा की बात की, आप अगर आधुनिक युग की, जिनको हम कहते हैं आईटी का क्षेत्र होता है, अब इस इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग सर्वाधिक संख्या में जो हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। विशेष करके भारत के युवा
मैं अभी उस सांख्यिकी को देख रहा था तो आश्चर्य लग रहा था कि हिंदी भाषा को जानने वाले, सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले बच्चे इस समय भारत से सॉफ्टवेयर तैयार करके संपूर्ण विश्व के 150 से ज़्यादा देशों को सॉफ्टवेयर निर्यात कर रहे हैं। ये हिंदी की ताकत है। और जिन लोगों को कई बार ये लगता था कि हिंदी दरअसल अर्थ प्रदान करने वाली भाषा नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी जैसे कुछ शब्दावलियाँ हमारे मध्य आई। लोगों को लगता था कि हिंदी पढ़ करके व्यक्ति करेगा क्या। तो मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताता हूँ कि मेरा एक विद्यार्थी रहा था सरस्वती शिशु मंदिर में। वो बहुत अच्छा, उसने अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य तीनों से उसने स्नातकोत्तर किया था। तीनों भाषाओं पर उसका अधिकार था। तो उसने अभी पिछले दिनों जब वो मिला तो मैंने पूछा है कि भाई इन दिनों क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैं इस समय डिस्कवरी के अंग्रेजी में बने हुए कार्यक्रमों का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। तो सहज रूप से हम भारतीयों का एक बड़ा न्यून है ये, वैसे देखा जाए तो वेतन किसी का पूछना नहीं चाहिए। मैंने कहा लेकिन पुत्रवत था वो, इसलिए मैंने कहा बेटा बाकी वृत्ति तो ठीक ठाक चल जाती होगी, वो डिस्कवरी वाले तो अच्छा देते होंगे। उसने कहा कि आचार्य जी मुझे प्रति शब्द इतनी राशि मिलती है। वो राशि सुन करके मेरी आंखें खुली रह गई कि यदि हिंदी का एक शब्द उस बच्चे को डॉलर्स में अगर राशि प्रदान कर रहा है तो आप तय मान करके चलिए कि ये हिंदी आने वाले समय में लोगों को सरस्वती साधना करते करते लक्ष्मी साधना भी सिद्ध करने वाली है। हिंदी जानने वाले, संस्कृत जानने वाले लोगों के लिए आने वाला समय इसलिए भी और अधिक गौरवशाली है क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के अब हम सब लोगों ने दुनिया के मंचों पर जाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये गौरव बोध तो हम सबके मन में रहना ही चाहिए और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। न तो संस्कृत कभी मृत हुई थी, न हिंदी कभी कमज़ोर होगी, ये दोनों सशक्त है। बस एक अंतिम सूत्र वाक्य जरूर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, इनको भक्ति की नहीं शक्ति की ज़रूरत है। और शक्ति देने के लिए हम लोगों को इन भाषाओं में बोलना पड़ेगा, इन भाषाओं में बातचीत करना पड़ेगी, इन भाषाओं में सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ये काम जिस दिन शुरू कर लिए दोनों भाषाओं को शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी की उन्नति की जो जानकारी दी है, वैसा क्या हिंदी की स्थिति भारत में है? वैसे अब जनपथ या राजपथ नाम नहीं रहे, कर्तव्य पथ हो गया वो। मगर मैं फिर भी उसका प्रयोग कर रहा हूँ। हिंदी जनपद की भाषा तो है, मगर राजपथ की भाषा होने की हिंदी के लिए अभी भी क्या कुछ संभावनाएं हैं? वैसे भारत में जो मैं विभिन्न व्यापारिक या वैज्ञानिक आयोजन देखता हूँ वो अंग्रेजी में ही संचालित होते हैं, तो वातावरण कुल मिलाकर सकारात्मक नहीं दिखता है। आपका इस संदर्भ में क्या मत है? वास्तव में ये विशुद्ध व्यक्तिगत प्रश्न होता है। आपने तो दो शब्द प्रयोग किए, व्यापारिक आयोजन और शेष अन्य जो राजकीय आयोजन होते हैं, इनका क्या कहें। मैं तो कई बार देखता हूँ कि परिवारों में जब विवाह के कार्यक्रम में जाते हैं तो विवाह के कार्यक्रम से यानी जिस दिन सप्तपदी संपन्न होना है उसके एक दिन पहले घर की बहन बेटियां सामान्यतः अनुरंजन के लिए रात्रि में बैठती हैं, जिसको इन दिनों महिला संगीत हम लोगों ने कहना प्रारंभ किया। पहले मंगल बधाए गाए जाते थे, उसी का वो प्रतीक है। उन कार्यक्रमों का पूरा संचालन घर की दादी नानी, बुआ बैठी है, मामी चाची बैठी, उनको अंग्रेजी कितनी आती है, लेकिन अंग्रेजी में गिटपिट करने वाली एक बिटिया या एक बच्चा आएगा और वो अंग्रेजी में संचालन करेगा। अगर उन कार्यक्रमों में अंग्रेजी की घुसपैठ हो रही है तो ये केवल हम लोगों का एक मानसिक गुलामी का ही प्रतीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि यहाँ तक पहुँचा है तो फिर क्यों ना शेष व्यापारिक घराने के लोगों को या राजकीय कार्यक्रम करने वालों को इस बात का लालच होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे, चूंकि अंग्रेजी की बात की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी के व्यामोह से पूरी दुनिया इस समय मुक्त हो रही है। ये केवल भारत का है, ऐसा नहीं है कि भारत उस मोह से बाहर आ रहा है। मैं अभी विगत दिनों में 2 विदेश यात्राएं संपन्न हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी गया था, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में पेरिस गया था। पेरिस में एक घटना ने मुझे बहुत मन ही मन आंदोलित कर दिया था। हुआ यूँ कि मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र थे, पत्रकार थे, तो वो भी साथ थे, आचार्य बालकृष्ण जी भी थे, पूज्यवर रामदेव जी महाराज योगाचार्य जो हैं अपने, उनके सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, वो भी साथ थे, सुधा मूर्ति जी थी। तो हम सब लोग उस कार्यक्रम में जब गए तो मेरे पत्रकार मित्र ने फ्रांस के एक इतिहासविद थे मिस्टर डगलस, उनसे प्रश्न किया और अंग्रेजी में एक बड़ा प्रश्न किया है कि भाई हमारे यहाँ अमृत महोत्सव चल रहा है, हम अपने क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, क्या फ्रांस भी अपनी
स्वतंत्रता संघर्ष में अवदान देने वाली उस पीढ़ी को स्मरण करता है क्या इतने गौरव के साथ? अब वो इतना बड़ा अंग्रेजी का प्रश्न था, तो वो जो मिस्टर डगलस थे, फ्रांस के थे, मूलतः फ्रांसीसी थे, उन्होंने कहा देखिए मेरा जन्म फ्रांस में हुआ, मैं आजीवन फ्रांसीसी रहा, विदेश यात्राएं यूं तो बहुत हुई, लेकिन भारत अपने जीवन में मैं कभी नहीं गया। और ये बात वो हिंदी में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे ये भारत से आए हुए बंधु अगर मुझसे संस्कृत में प्रश्न करते तो मैं 2 घंटे धारा प्रवाह इनका उत्तर संस्कृत में देता, अगर ये हिंदी में मुझसे प्रश्न करते तो मैं इस प्रश्न का उत्तर 1 घंटे दे सकता था हिंदी में। और वहीं पर हमारे एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, मूलतः कन्नड़ भाषी हैं वो, चमू कृष्ण शास्त्री जी, उनको देख करके उन्होंने कहा कि शास्त्री जी अगर ये आपकी भाषा कन्नड़ में भी प्रश्न करते तो मैं कम से कम 20 मिनट कन्नड़ में इनको जवाब दे सकता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि भारत से आए हुए व्यक्ति ने अंग्रेजी में मुझसे प्रश्न किया और मैं इस भाषा को पैर से भी छूना पसंद नहीं करता। और उसके बाद उन्होंने धारा प्रवाह हिंदी में पूरा जवाब दिया, बहुत अच्छा गौरवशाली उत्तर था। उन्होंने कहा देखिए पुरखों को याद करना ही चाहिए और आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमृत महोत्सव आपके प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से गौरवशाली ढंग से मनाया है, एक राष्ट्र को स्वाभिमान के साथ खड़े रहने के लिए ये सब करना ही चाहिए, अपने उन पुरखों को याद करना ही चाहिए, वगैरह वगैरह सारी बातें की। लेकिन मूल प्रश्न ये कि उन्होंने भाषा को लेकर के जो बात कही, वहाँ पर जितने भारतीय थे सब सन्नाटे में थे। फ्रांस में रहने वाले भारतीयों ने तो खूब तालियां बजाई, क्योंकि वो लोग फ्रेंच बोलना पसंद करते हैं। हमको कई बार ये आश्चर्य लगता है कि अंग्रेजी दरअसल हम लोगों ने क्यों स्वीकार ली, और अंग्रेजी में भी ब्रिटेनिक अंग्रेजी क्यों स्वीकार ली। आप देखिए कि पूरे भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसको प्ले स्कूल से KG फर्स्ट KG सेकंड से A फॉर एप्पल B फॉर बॉय जो पढ़ाते हैं, ये पूरा ब्रिटेनिक अंग्रेजी का पैटर्न है। मैं आपसे पूछूं कि 140 करोड़ भारतीयों में से विदेश जाने वाले लोग किसी भी कारण से, मनोरंजन के लिए जाएं, नौकरी करने के लिए जाएं, व्यापार के लिए जाएं या अध्ययन के लिए जाएं, 140 करोड़ में से कितने लोग विदेश जाते हैं पूरी दुनिया के किसी भी देश में? फिर उनमें से ये सारे विदेश जाने वाले लोग हैं, अगर इनको 100 बना लें अपन प्रतिशत में, तो कितने प्रतिशत लोग ब्रिटेन जाते हैं? मालूम पड़ेगा कि वो 0.00001% भी नहीं बैठता है। इतने से लोग ब्रिटेन जाते हैं, लेकिन किया क्या जाता है? सबको ब्रिटेनिक इंग्लिश सिखाई जाती है। भाई आपको चीन अगर व्यापार करने के लिए जाना है तो मंदारिन सीखो, फ्रांस अगर जाना है तो फ्रेंच सीखो, जर्मन जाना है तो जर्मनी सीखो, लेकिन हम ब्रिटेनिक इंग्लिश सीख करके जाते हैं। उसका दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ का इंदौर का एक बच्चा जो है वो रशिया में मेडिकल चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए गया, तो वो 6 महीने के बाद जब लौट करके आया तो मैंने कहा तुम्हारा तो 1 सेमेस्टर पूरा हो गया होगा भारतीय ढंग से, मुझे ऐसा लगा। उसने कहा अभी कहाँ सेमेस्टर पूरा हो गया, अभी तो पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई। मैंने कहा क्यों, 6 महीने हो गए, पढ़ाई क्यों नहीं शुरू हुई चिकित्सा की? तो उसने कहा कि एक 6 महीने का कोर्स हम भारतीयों को करवाया जाता है। तो मैंने कहा ये कोर्स किस लिए होता है, क्या रशियन सिखाने के लिए? कहा नहीं, रशियन नहीं सिखाते, वो ब्रिटेनिक अंग्रेजी भुलाने का कोर्स होता है। अब आप देखिए कि एक बच्चे के 6 महीने हमने केवल इसलिए खराब किए, ये 6 महीने खराब नहीं हुए उसके चिकित्सा शिक्षा के पहले, उसके जीवन के हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के जो साल थे वो सब भी खराब हुए। आपने जो पढ़ाया वो किसी काम का नहीं रहा, उसको भुलाने के लिए पहले कोर्स कराया जा रहा है दुनिया में। तो कहने का तात्पर्य कि इस मोहग्रस्तता से हम जितनी जल्दी बाहर निकले, हम अपनी भाषा लेकर के दुनिया में जाएंगे। बस केवल मुझे लगता है कि इतना गौरव का भाव अपने मन में होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी यही कर रहे हैं, हमारे सारे मंत्री इन दिनों यही कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार इस बात को लेकर के संवेदनशील है कि हमारे किसी मंत्री या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी का दिया हुआ भाषण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुरंत विश्व की सब भाषाओं में अनुवादित होकर के पहुंचना चाहिए। लोग हमको सुनना चाहते हैं, हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास ज्ञान है, इस ज्ञान को लोग प्राप्त करना चाहते हैं। अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारी भाषा सीखेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। तकनीकी बहुत समृद्ध है, तो इसलिए अपनी भाषा के उपयोग को लेकर के हीनता बोध से बाहर आ जाएं, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होगा।